हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम इतिहास के पाठ 4 भारतीय कलाओं का इतिहास यह पाठ पढ़ने वाले हैं। कला, बच्चों कला किसे कहते हैं? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। कला, कला शब्द सामने आते ही हमारे मन में चित्रकला, हस्तकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, ये सभी का दृश्य हमारे सामने आ जाता है। स्वयं को प्राप्त हुए अनुभव और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा मन की भाव भावनाएं दूसरे तक पहुंचे, यह प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, सहज प्रवृत्ति होती है। जैसे कोई भी चीज का अगर हमको अनुभव होता है, ज्ञान होता है, तो अपनी मन की बातें या ज्ञान हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हर व्यक्ति की आदत होती है। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई अनुभव और ज्ञान रहता है, तो ज्ञान का अपने अंदर की भावनाएं मिला के जो कोई सुंदर कलाकृति बनती है, तो उसे कला कहा जाता है। यहाँ दिया गया है, सहज प्रवृत्ति की प्रेरणा से जब किसी सौंदर्यपूर्ण कृति का निर्माण किया जाता है, तब उसे कला कहते हैं। उदाहरण जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे तुमको चित्र बनाना है। अगर तुमको चित्र बनाना नहीं आता तो तुम क्या करते हो? दूसरे को देखते हो कैसे बना रहा है, तो अपना अनुभव और दूसरे का देख के हमको थोड़ा ज्ञान मिला, और अपना मन की भावनाएं लेकर जब हम कोई सुंदर चित्र बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कला, है ना। उसको हम अपने उसमें उतारते हैं। कला के निर्माण की जड़ में कल्पनाशीलता, यानी अपनी कल्पना डालना, संवेदनशीलता, हमारे मन की जो संवेदनशीलता है, भावनात्मकता, और कौशल। कौशल यानी हम कोई चीज बार बार करते तो अच्छे ढंग से बनता है, तो कौशल जैसे घटक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम कोई चीज बार बार करेंगे तो वो चीज और अच्छा बनेगा। दृश्य कला और ललित कला। बच्चों, कला प्रकारों का 2 भागों में विभाजन किया गया है। पहला दृश्य कला और दूसरा ललित कला। ललित कलाओं को आंगिक कला कहते हैं। ललित कला जो है अंग के अंदर जो कला होती है उसको ललित कला कहते हैं। जैसे नृत्य करना, नृत्य हम खुद से करते हैं। नाटक करना, नाटक भी हम खुद से करेंगे। अभिनय करना, ये सब क्या है? ललित कला। दृश्य कलाओं का उद्गम। दृश्य कला का मतलब होता है जो हम देखते हैं। जैसे चित्रकला हो गया, चित्रकला हम करते हैं क्या? वो सामने से अगर चित्र बनाए उसको हम देखते हैं। उसके अलावा मूर्ति को भी हम सामने से देखते हैं, हमारे अंग से नहीं होता, वहां पे हम देखते हैं क्या ये मूर्ति है, इसका ऐसे ऐसे आकार है, तो दृश्य कला के अंतर्गत आएगा। दृश्य कलाओं का उद्गम प्रागैतिहासिक कालखंड में हुआ। दृश्य काल का जो शुरुआत है वो आज से नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसे दर्शाने वाले अनेक कलाओं के नमूने जो है अश्मयुगीन गुफाओं में प्राप्त है। अश्मयुगीन अगर गुफाओं में अगर हम जाते हैं तो हमको दृश्य कला का बहुत सारे नमूने देखने को मिलते हैं। लोक कला और अभिजात कला। कला की 2 परंपराएं भी है। एक है लोक कला, यानी लोगों की कला, लोग अपने से जो कला करते हैं, जैसे नाटक करना, नृत्य करना, इसको लोक कला। और अभिजात कला। अभिजात कला का मतलब होता है जो हम सीखे रहते हैं, उसका ट्रेनिंग लिए रहते हैं। जैसे मुझे अभी नृत्य करना है तो नृत्य का बाकायदे हमारे गुरु से हम ट्रेनिंग लेते हैं, उसको अभिजात कला कहते हैं। तो 2 भागों में मानी जाती है, एक लोक कला, दूसरा अभिजात कला। लोक कला अश्मयुगीन कालखंड से अखंडित रूप से चली आ रही है। लोक कला यानी लोग अपने से जो नृत्य वगैरह करते हैं या डांस वगैरह करते हैं या कोई चीजें बना रहे हैं, पुराने पारंपरिक पद्धति से चीजें बनाना, जैसे टोकरियां बनाना और भी बहुत सारी कलाएं, हस्तकला वगैरह बनाना, तो ये आज से नहीं, अश्मयुगीन जब पत्थरों का कालखंड था तब से चली आ रही है। उसकी अभिव्यक्ति लोगों के प्रतिदिन जीवन का अंग होती थी। उसको अभिव्यक्त करना क्या होता था? प्रतिदिन के लोगों को, जैसे उत्सव वगैरह मनाते हैं तो लोग नृत्य वगैरह करते हैं, तो रोज का जीवन का अंग था। परिणाम स्वरूप इस परंपरा की अभिव्यक्ति अधिक स्फूर्त थी।
इसका परिणाम यह हुआ कि ये जो अभिव्यक्ति थी इस परंपरा की वो बहुत ही उत्स्फूर्तिपूर्ण थी, यानी लोग उत्साहित हो जाते थे, वो चीज करने लगते थे या अच्छे से बनाने लगते थे। लोक कला का निर्माण समूह के लोगों का प्रत्यक्ष सहभाग द्वारा होता था। लोक कला जो था उसका निर्माण लोगों का प्रत्यक्ष मतलब होता सामने से सहभाग द्वारा होता था, यानी वो खुद से करते थे। अभिजात कला निर्धारित नियमों के चौखट में बद्ध होती थी। अभिजात कला ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है, नृत्य तो कोई भी कर सकता है, लोक कला के अंतर्गत आया, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर नृत्य करना है तो अभिजात कला के अंतर्गत आएगा। इसको आत्मसात करने के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगर इसको सीखने के लिए बहुत समय तक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कला शैली, प्रत्येक कलाकार की अभिव्यक्ति एक स्वतंत्र पद्धति अथवा शैली है। मान लो कोई कलाकार कोई चीज कर रहा है तो उसकी एक अलग पद्धति होती है, उसकी एक अलग तरीका होता है। शैली मतलब क्या होता है? तरीका। स्वतंत्र मतलब अलग। हर व्यक्ति का एक अलग तरीका होता है कोई भी कार्य करने का। जब कोई पद्धति परंपरा का स्वरूप धारण कर लेती है तब वह पद्धति विशिष्ट कला शैली के रूप में पहचान बना लेती है। जैसे मैंने बताया कि हर व्यक्ति का अलग तरीका होता है, लेकिन वो करते करते कोई परंपरा का रूप धारण कर लेती है। जैसे मैं कर रही हूँ, उसके आगे मेरे आने वाले लोग करेंगे, तो एक परंपरा बन जाती है और अपनी एक पहचान बना लेती है, यानी प्रसिद्ध हो जाती है। प्रत्येक संस्कृति में भिन्न भिन्न कालखंड और प्रदेशों से संबंधित विशिष्ट प्रकार की कला शैलियां विकसित होती है। देखा जाए तो हर एक संस्कृति में अलग अलग कालखंड में अलग अलग प्रदेशों में एक अलग प्रकार की कला शैली होती है। उन शैलियों के आधार पर उस संस्कृति के कला का इतिहास करना हमारे लिए आसान है, यानी उसमें हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। देखो शैली के बारे में मैं बता रही थी कि शैली सबका अलग अलग तरीका, तो शैली में कई प्रकार की शैली है, यानी चित्र बनाने का बहुत सारा तरीका है। जैसे यहाँ पे एक दिया गया है मराठा चित्र शैली, तो यूरोपीय चित्र शैली है, मथुरा चित्र शैली है, ग्रीक शैली है ना। तो ग्रीक लोगों का अलग तरीका था, जो अंग्रेज लोग आए उनका चित्र बनाने का अलग तरीका था। तो शैली का मतलब होता है तरीका। यहाँ पे मैं बता रही हूँ मराठा चित्र शैली। कला शैली के रूप में मराठा चित्र शैली का अगर हम विचार करते हैं तो एक अद्भुत चित्र शैली है। यह लगभग 17वीं शताब्दी के बाद में मराठा चित्र शैली जो है विकसित होना शुरू हुआ। इस शैली में बनाए गए चित्र रंगीन हैं और वे भित्ति चित्र और हस्तलिखितों में लघु चित्र के स्वरूप में है। वो जो है भित्ति चित्र द्वारा और लघु चित्र के स्वरूप में है। वाई, मेड़वली, सतारा जैसे पुराने वाड़ों में इस प्रकार के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। मराठा चित्र शैली पर राजपूत और यूरोपीय चित्र शैली का प्रभाव दिखाई देता है। मान लो किसी कालखंड का अगर हमको चित्र शैली अगर हम देखते हैं तो उसमें रहन सहन, परिधान यानी वस्त्र, रीति रिवाज, ये सभी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। भारत के दृश्य कला, दृश्य मैंने बताया था ना, दृश्य कला किसे कहते हैं? जिसको हम देख सकते हैं, खुद से नहीं करना है। खुद से करेंगे तो ललित कला हो जाएगा। और कोई चीज अगर हम देखते हैं, चित्र हो गया, मूर्ति हो गया, तो क्या हो गया? दृश्य कला। भारत की दृश्य कला परंपरा। दृश्य कला में चित्रकला और शिल्प कला का समावेश। शिल्प कला का मतलब होता है जिसको छेनी और हथौड़ी लेके मूर्ति का आकार देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? शिल्प कला। चित्रकला तो तुम लोग जानते ही हो। चित्रकला द्विमिति होती है। द्विमिति यानी, द्विमिति का मतलब मालूम है? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। द्विमिति यानी लंबाई और चौड़ाई। जैसे कोई पेज है, पेज में अगर कोई चित्र बनाना है तो लंबाई या चौड़ाई के आधार पर होता है। जैसे प्रकृति चित्र, वस्तु चित्र, व्यक्ति का चित्र, वस्तु का आरेखन, ये सभी का चित्र हम खींच सकते हैं। इसके लिए शिलाखंड यानी पत्थरों का टुकड़ा, दीवार, कागज, सूती व रेशमी कपड़ों का कैनवास, मिट्टी के बर्तन,
इन साधनों का हम चित्र बनाने में उपयोग कर सकते हैं, यानी इस पे चित्र बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखो दिया गया है चित्र, अजीठा की गुफा का बोधिसत्व पद्म पर्णिका भित्ति चित्र। ये गुफा अजीठा के अंदर, अजीठा का जो गुफा है उसके अंदर का ये चित्र है, उसके भित्ति चित्र, उसके दीवार पे ये चित्र बनाया गया है। लोक चित्रकला शैली, अस्म युग में गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र अनेक देशों में पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि लोक चित्रकला शैली आज नहीं, पाषाण युग से चला आ रहा है। तो ये जो चित्र है सिर्फ हमारे देश में नहीं, अलग अलग देशों में भी पाया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों में गुफा चित्र वाले बहुत सारे स्थान हैं। मध्य प्रदेश का देखो, मध्य प्रदेश का भीमबेटका नामक स्थान है, वहां पे गुफा है, गुफा में गुफा चित्र प्रसिद्ध है। देखो यहाँ नीचे चित्र दिया गया है, ये देखो इसके गुफा के अंदर दीवार में चित्र बनाया गया है। ये प्राचीन काल से प्राचीन काल का बनाया गया ये चित्र है। विश्व विरासत के स्थानों में भीमबेटका के गुफा चित्र का भी समावेश किया गया है। विश्व विरासत में जो प्रसिद्ध होते हैं चित्र, तो उसमें भी इसका भी नाम दिया गया है। गुफा चित्रों में मनुष्य की आकृतियों, प्राणियों में भूमितीय आकृतियों का समावेश है। यहाँ पे बताया गया है कि जो चित्र है उसमें भूमितीय आकृति जैसे वृत्त, त्रिभुज, चौकोन, इन आकृति का समावेश है। पुरातन युग से लेके यानी प्राचीन काल से लेके खेती प्रारंभ होने का जो समय है, इसमें इन चित्र शैली के विषय में जो परिवर्तन होते गए हैं उसको यहाँ पर देखा जाता है। चित्रों में नवीन प्राणियों, वनस्पतियों का भी समावेश किया हुआ दिखाई देता है। मनुष्य के साथ आकृतियों का आरेखन पद्धति के उपयोग में लाए गए रंगों में अंतर पाया गया है। इन चित्रों में काला, लाल और श्वेत, श्वेत मतलब सफेद प्राकृतिक द्रव्य का मतलब होता है जैसे फूल और पत्तियों से बनाए गए रंगों का उपयोग किया गया है। अलग अलग कालखंड में लोगों का उनके परिसर के विषय में ज्ञान और प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग कर लेने की तकनीकी विज्ञान विकास किस प्रकार होता गया है, इसकी कल्पना चित्रों द्वारा होता है। इसमें यह बताया गया है कि अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में अलग अलग प्राकृतिक स्रोत यानी कैसे उसका विकास होता गया, उसको चित्रों द्वारा हम जान सकते हैं। बच्चों ये बता सकते हैं ये चित्र का किसका है? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। ये वारली चित्र है, ये वारली चित्र परंपरा का चित्र है। महाराष्ट्र में प्रचलित वारली चित्र परंपरा और पिंगुल और चित्रकथी परंपरा लोक शैली के उल्लेखनीय उदाहरण है, यानी ये बहुत ही उल्लेखनीय है। ठाणे जिले के निवासी जिव्या सौम्या मत्स्य का वारली चित्रकला को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि उनके बनाए हुए चित्र वारली चित्रों को उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2011 में उन्हें पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया है। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, ये चित्र कथी परंपरा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ईस्वी सन 12वीं शताब्दी में चालुक्य नरेश सोमेश्वर उनके द्वारा लिखा हुआ मानसोल्लास अभिलषितार्थ चिंतामणि ग्रंथ में चित्रकथी परंपरा का वर्णन पाया जाता है। इसके आधार पर इस परंपरा की प्राचीनता का अनुभव हो जाता है। कठपुतली अथवा चित्रों की सहायता से महाभारत कथा बनाने की परंपरा को चित्रकथी परंपरा कहा जाता है। ये कठपुतली और चित्रों की सहायता से रामायण, महाभारत, इन को चित्रों द्वारा ये बताते थे। इस परंपरा में कागज के चित्रों को बनाकर उसमें प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता था और एक कथा कहानी बताने के लिए उनको लगभग 30 से लेकर 50 चित्रों का उपयोग वो करते थे। विभिन्न कथाएं बताने के लिए चित्रों की पीढ़ी दर पीढ़ी चित्रकथी परंपरा को संरक्षित रखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कार्य करने में इनकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी है जो है ये चित्रकथी परंपरा को
जीवित रखा गया है। वो एक जन बता रहे, फिर उसके आगे वाली पीढ़ी भी वही कार्य करती, फिर उसके आगे वाली पीढ़ी भी वही कार्य करती है। ये जो परंपरा है धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो ये खत्म होने के कगार पे पहुंची है, लेकिन इसको पुनर्जीवित रखने के लिए, यानी ये आगे फिर से लोग देखे समझे, इसके लिए सरकार और कलाकार जो है प्रयास कर रहे हैं। लोक चित्रकला की परंपरा में गुफा चित्रों के साथ संबंध दर्शाती है। परिवार में संपन्न होने वाले विवाह, तीज त्योहार के अवसर पे दीवारों पे चित्र बनाना, आंगन में रंगोली बनाना और चित्रों की सहायता से आख्यानों को व्यक्त करना, कोई वाक्य को लिखना। इनमें से प्रादेशिक लोक परंपरा की विविध चित्र शैलियां विकसित हुई है। ये तो हो गया चित्रकला, लोक चित्रकला। अब आया अभिजात चित्रकला। मैंने बताया था अभिजात चित्रकला का मतलब होता है जो हम बहुत समय तक उसको सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसको अभिजात कला कहते हैं। हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय साहित्य और वाङ्मय में विभिन्न कलाओं पर बहुत अच्छी तरह से विचार किया गया है। उसमें 64 कलाओं का उल्लेख पाया जाता है। उनमें चित्रकला का उल्लेख आलेख्यम नाम से हुआ है। आलेख विद्या का षडांग, षडांग का मतलब होता है 6 अंग, 6 अंग का उसमें वर्णन किया गया है। इन 6 अंगों में भारतीयों की बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया, यानी बड़ी बारीकी से विचार किया गया है। उनमें रूप भेद, परिमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्यता और वर्णिका भंग, इन 6 चीजों का समावेश किया गया। इसके आधार पे चित्र बनाया जाता है। विविध धार्मिक पंथों के आगम ग्रंथों, पुराणों और वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में चित्रकला, शिल्पकला का विचार मंदिर निर्माण में किया हुआ दिखाया जाता है। जैसे कोई मंदिर बनाना है तो मंदिर में चित्रकला और शिल्पकला का विचार किया गया है, उसको उसमें दिखाया गया है। हस्तलिखितों में लघु चित्र, हस्तलिखित यानी हाथों द्वारा लिखा हुआ या हाथों द्वारा बनाया हुआ। हस्तलिखितों में बनाए जाने वाले जो छोटे छोटे चित्र का प्रारंभ फारसी शैली का प्रभाव था। फारसी शैली जब आया तो उसका प्रभाव हमको दिखाई देता है। दक्षिण के मुस्लिम शासकों के आश्रय में, जब मुस्लिम शासक थे उनके आश्रय में दक्षिणी, यानी दक्षिणी मतलब दक्षिण, दक्षिण की लघु चित्र शैली विकसित हुई। मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में फारसी और भारतीय चित्रकारों की मिश्रित शैली में से मुगल लघु चित्र शैली का उदय हुआ। यानी जो मुगल चित्र शैली है उसमें फारसी और भारतीय चित्र का मिश्रण है। यूरोपीय चित्र शैली, यूरोपीय यानी अंग्रेजों की चित्र शैली। अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो अंग्रेजों की चित्र शैली में भारतीय चित्र शैली का प्रभाव दिखाई देता है। पुणे के शनिवार वाड़ा में सवाई माधवराव पेशवा के शासनकाल में स्कॉटलैंड के रहने वाले जो स्कॉटिश चित्रकार थे उनका नाम था जेम्स वेल। उनके मार्गदर्शन में कलाशाला की स्थापना की गई। उसने सवाई माधवराव और नाना फडणवीस का चित्र बनाया। देखो यहाँ पे बच्चों चित्र दिखाया गया है, सवाई माधवराव और नाना फडणवीस, इनका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। इसको किसने बनाया था? जेम्स वेल के मार्गदर्शन पे यह बनाया गया था। वेल्स के साथ चित्रकारिता करने वाले मराठी चित्रकार गंगाराम तांबट का यहाँ विशेष उल्लेख करना चाहिए। उन्होंने वेरूल कार्ले की गुफाओं में चित्र बनाए थे। उनके बनाए गए कुछ चित्र अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के येल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट में संरक्षित रखे गए, यानी यहाँ पर संभाल कर रखा गया। देखो बच्चों ऊपर चित्र दिया गया है। गंगाराम तांबट अपने गुरु के साथ आरेखित स्वचित्र बनाए हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है चित्र। चित्रों का हूबहू, हूबहू का मतलब होता है जैसे का तैसा, एकदम सेम टू सेम। चित्रों का हूबहू चित्र बनाना पश्चिमी चित्र शैली की विशेषता मानी जाती है। मुंबई में 1857 में जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई। इस संस्था ने पश्चिमी कला शैली की शिक्षा प्रदान की जाती है। ये जो संस्था है यहाँ पे पश्चिमी चित्रकला की जो शैली होती है उसके आधार पे यहाँ पे
लोगों को चित्रकला सिखाया जाता है। इस कला संस्था से शिक्षा ग्रहण कर अनेक गुणवान चित्रकारों ने प्रसिद्धि प्राप्त की है, उनको प्रसिद्ध हो गए। उनमें पेस्तन जी बोमन जी ने अजीठा गुफाओं के चित्रों की प्रतिकृति बनाने का कार्य किया है। शिल्पकला, चित्रकला द्विमितीय होती है, मैंने बताया था लंबाई चौड़ाई में होती है, और शिल्पकला जो होती है वो त्रिमितीय होती है। त्रिमितीय का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे मूर्ति, प्रतिमा, कलापूर्ण बर्तन और वस्तुएं। शिल्प उकेरे जाते हैं या तो गढ़ा जाता है। इसके लिए पत्थर, धातुएं, मिट्टी का उपयोग किया जाता है। वेरुल की कैलाश गुफाएं अखंड प्रस्तर पर उकेरा गया अद्वितीय शिल्प है। वेरुल की जो गुफा है वो एक पत्थर पे उकेर के बनाया गया है। इतना बड़ा मंदिर जो है एक पत्थर पे, एक शिला पे बनाया गया है। एक शिल्प का अद्वितीय उदाहरण है, आश्चर्यजनक है ये। सारनाथ का अशोक स्तंभ के शीर्ष पे 4 सिंहों वाले शिल्प पर आधारित चित्र भारत का राष्ट्रीय मानक चिन्ह। देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया अशोक स्तंभ का, देखो बच्चों यहाँ पे जो चित्र है अशोक स्तंभ, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें दिखाई तो हमको देता है 3 सिंह, लेकिन इसके पीछे भी एक सिंह है और ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। लोक शिल्पकला शैली, जैसे चित्रकला जितनी पुरानी है अश्मयुग युग के काल से चली आ रही, उसी प्रकार शिल्पकला भी अश्मयुगीन जितनी ही पुरानी है। पत्थर के औजार बनाने का जो प्रारंभ हुआ वह एक प्रकार से शिल्पकला का प्रारंभ था, ऐसा माना जा सकता है। भारत में धार्मिक अवसरों पे मिट्टी की मूर्तियां तैयार करके उसकी पूजा करने तथा उसको अर्पण करने की प्रथा जो है हड़प्पा काल से चली आ रही है। यह प्रथा बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान अनेक राज्यों में दिखाई देती है। महाराष्ट्र में तैयार की जाने वाली गणेश की मूर्ति, गौरी मुखौटा, बेलपोड़ा में बनाए जाने वाले बेल की मूर्ति, पूर्वजों की स्मृति में निर्मित लकड़ी की मुखौटे वाले स्तंभ, वीरगल और आदिवासी के यहाँ जो घरों में अनाज संरक्षित करने वाला जो मिट्टी का भंडार घर, यह जो है शिल्पकला का लोक परंपरा की उदाहरण है। देखो बच्चों, हड़प्पा काल में भी ये पद्धति, जैसे हम लोग गणेश चतुर्थी में गणेश जी को लाते हैं, उनका पूजा करते हैं, उसके बाद उसको पानी में विसर्जित कर देते हैं, वैसे हड़प्पा काल से ये प्रथा चली आ रही है। हड़प्पा काल में भी मूर्ति बनाते थे, उसकी पूजा करते थे, उसको पानी में विसर्जित कर देते थे। अभिजात शिल्प कला शैली, अभिजात शिल्प कला का मतलब मैंने बताया था कि वह कला जो अच्छी तरह से अच्छे ढंग से नियमों में बद्ध होकर उसको सीखा जाए और उसका ट्रेनिंग लेके उसको सीखा जाए, उसको अभिजात कला कहते हैं। इसको सीखने में काफी समय लग जाता है। अभिजात शिल्पकला शैली हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं, पत्थर और कांस्य प्रतिमाएं 5000 वर्ष अथवा उससे भी पुरानी मानी जा सकती है। सम्राट अशोक के कार्यकाल में निर्मित पत्थरों के स्तंभों से भारत में उकेरे पत्थर शिल्प निर्माण के सच्चे अर्थ में प्रारंभ हुआ। वैसे देखा जाए तो ये जो है प्राचीन काल से चला जा रहा है शिल्प बनाना, लेकिन अगर सच्चे अर्थों में अगर माना जाए तो सम्राट अशोक का जो कार्यकाल था उसमें जो उकेरा गया शिल्प था, वहां से शिल्प कला की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप प्रथम सम्राट अशोक के कार्यकाल में बनाया गया, लेकिन उस पर निर्मित सुंदर शिल्पों की सजावट बाद में की गई, ऐसा माना जाता है। भारत की शिल्पकला का विकास धीरे धीरे होता रहा। इसका साक्ष्य हमें भारहूत के स्तूप पे बने गए शिल्पों द्वारा मिलती है। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत में बहुत दूर दूर तक हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि उन देशों में भी स्तूप निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। इंडोनेशिया का बोरोबुदुर निर्मित स्तूप संसार का सबसे बड़ा स्तूप है। देखो यहाँ पे दिया गया बोरोबुदुर का स्तूप, यह स्तूप जो है संसार का सबसे बड़ा स्तूप है। यह स्तूप जो है 8वीं-9वीं शताब्दी में बनाया गया और यूनेस्को ने 1991 में
इसको विश्व विरासत स्थान के रूप में घोषित किया है। भारतीय मूर्ति विज्ञान अफगानिस्तान और आसपास के प्रदेशों में ईस्वी सन 2री शताब्दी में यूनानी और फारसी प्रभाव को दर्शाने वाली एक नई शैली का उदय हुआ, जिसको हम गांधार शैली ईस्वी सन 1वीं शताब्दी की से लेकर 3री शताब्दी के बीच कुषाणों के कार्यकाल में मथुरा शिल्प शैली का उदय हुआ। इस शैली में मूर्ति विज्ञान की शुरुआत हुई। भगवान की जो मूर्तियां होती उसका उपयोग किए जाने की कल्पना पहली बार कुषाणों ने जो सिक्का बनाया है उसमें हमको दिखाई देता है। गुप्त साम्राज्य के कार्यकाल में भारतीय मूर्ति विज्ञान से संबंधित नियम बनाए गए, मूर्ति शिल्प के मापदंड निर्धारित किए गए। ईस्वी सन 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच चोल राजाओं का शासन था। उनके शासन में दक्षिण भारत के कांस्य क्या होता है, एक धातु होता है, कांस्य धातु की मूर्तियों निर्माण करने की कला जो है विकसित हुई। इनमें शिव पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु जैसे देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। बच्चों देखो, ये चोल राजा का चित्र यहाँ पे दिया गया है। इन्होंने मूर्ति निर्माण किया है। यहाँ पे एक नटराज की मूर्ति दिखाई गई है। इसी प्रकार शिव पार्वती, लक्ष्मी और विष्णु को भी मूर्ति बनाया गया इनके काल में। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।